A very good evening and welcome to Ivas. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेज आज पार्ट 3 देखेंगे और कई साथी हमारे जुड़ चुके हैं बट 3 देखेंगे। हाँ जी जी, गीता जी हैं, स्वाति जी, गरिमा मिश्रा जी, थैंक यू। तो सीधे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। उमेश भी हैं, संदीप कुमार हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, क्वेश्चन आपके सामने है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे अपने स्कोर को लास्ट में शेयर किया करें। ओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है और आप लोग उस मिस्टेक को माफ करेंगे क्योंकि नोट्स लग गया था। अब आप मुझे बताएं कि क्या न्यू डिस्प्ले हो गया जिसमें क्वेश्चन बोल्ड दिख रहा होगा? शायद यस कर देंगे। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस, एक बार बोलिएगा। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आंसर करिए, समझ में आ जाएगा। टू हिट द सैक, टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, टू डाई, टू टेक वंस एंगर आउट, टू हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। स्क्रीन में जो साथी दिख रहे हैं, रामनाथ जी, शैलजा जी, संदीप जी, सोनी, सुनील कुमार, मंजूपुरा, धर्मपाल, संदीप कुमार, सभी का वेलकम है। और अब आप लोग आंसर करिए। देखिए 1 नंबर में ज्यादातर साथी हमारे बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हैं और इनका आंसर देख करके हम खुश हो रहे हैं, सारा ब्रह्मांड खुश हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती ये लोग कैसे कर सकते हैं। समझिए, ये आंसर गलत है आपका। राइट आंसर क्या होगा? पहले आपको राइट आंसर जानना है कि ऑप्शन ए होगा। टू हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, गो टू बेड है ना, यानी कि सोने जाना। तो टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, अब ये आप तो कहोगे ना कि गुरुजी आपने कुछ सिखाया नया। अब आज से आप जब जब सोने जाओगे तो ये बोलोगे, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। आई एम गोइंग टू हिट द सैक, यानी कि अब मैं सोने जा रहा हूं। तो ये 4-5 दिन ऐसे बोल लेना, लेट्स हिट द सैक, नाउ आई विल हिट द सैक, तो याद हो जाएगा। और यहां पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो। होकअप पोकस, होकस पोकस ये है। Walking in a zigzag manner, especially under the influence of alcohol. Alcohol की spelling याद रखना। Meaningless talk or activity typically designed to trick someone, rich people, but who are shallow and greedy, doing a job haphazardly. बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये मैं बताने जा रहा हूं। कोई मीनिंगलेस बातचीत अथवा एक्टिविटी जो किसी को ट्रिक करने के लिए की जाती है। फोकस फोकस क्या है? जब कोई मीनिंगलेस बात करे या कोई एक्टिविटी करे, मीनिंगलेस, व्यर्थ की बात। फायर द इमेजिनेशन, फायर द इमेजिनेशन, अच्छा वाला इडियम। क्यों? डू समथिंग अनबिलीवेबल, टू डिस्ट्रॉय अ पर्सन्स ड्रीम्स or ambition, to giving discouraging advice, to make someone feel very interested in something and excited about it, advise someone to be more practical in an effort to tackle a problem। इसी 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ में ये भी बता दें, राइट आंसर सी ऑप्शन है, टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग
एंड एक्साइटेड अबाउट इट। किसी को किसी चीज में रुचि पैदा करना। फायर लगाओगे ना, जब आग लग जाएगी किसी के इमेजिनेशन में तो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो कई लोगों का फोन इस बात के लिए आता है कि गुरुजी अब क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो मैं बहुत ही खुले शब्दों में सबको कलेक्टिवली बता देता हूँ कि कुछ अब नया नहीं करना है कि आपको बस कोई उठा करके नया तीर मारना है। आप सुपर प्रैक्टिस में जुड़े हैं, यहाँ 5000 MCQs मिलने जा रहा है, बस इसका रिवीजन करना है और जिस टॉपिक पर मैं बोलूं उस टॉपिक को आप तैयार करके आइए, इतना करना है। ठीक, चलो, इट्स ओके। पुलिंग योर लेग। देखिए लिटरेचर का अलग क्लास पॉसिबल नहीं है ना। आप यूट्यूब में 9 बजे से क्लास देखिए, वहां लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों दे रहा हूं। आप परेशान ना होइए, जो मैंने कहा है 5000 क्वेश्चन 100 लेक्चर्स वो मिलेगा और सभी टॉपिक्स कवर होंगे, क्योंकि टाइम टेबल मैंने चेंज कर दिया था। सिलेक्शन लेना है तो इस अकॉर्डिंग काम करिए। बकाया पढ़ने को तो जिंदगी पड़ी है, पढ़ते रहिएगा। ये कुछ सिस्टमेटिक तरीके से क्लास जो आपके लिए बेनिफिशियल है। पुलिंग योर लेग के टॉपिक्स पूरे हो जाएं, जो कहोगे वो कराएंगे। अभी आपसे हम एडवाइस लेंगे सभी लोगों से, ठीक है। बड़ा ध्यान से बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। और जब आप किसी की टांग खींचते हो तो ट्रिक करते हो, है ना, तो डी आंसर हो गया। टू ट्रिक और लाई टू समवन इन अ प्ले वे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कट कॉर्नर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिमूव द शार्प एजेस one has to sacrifice to achieve. Even a coward do something perfectly so as to save time or money। भाई कट कॉर्नर का मतलब यही है, किसी काम को ऐसे करना कि उससे समय और धन की बचत हो। डी आंसर राइट। नेवर नेवर लैंड, क्या गजब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। नेवर नेवर लैंड कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा। नेवर नेवर लैंड, an imaginary utopian place or situation, a place that is worse than hell, a place that you know that you will never be able to visit, a place about which you have heard such stories that you would not like to go। देखो जो नेवर नेवर लैंड होता है ये एक यूटोपियन और इमेजिनरी प्लेस होता है। यूटोपियन तो समझते हैं ना, जैसे राम राज्य कहते हैं, जिसके बारे में सब कुछ अच्छा ही अच्छा कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एवरी डॉग हैज हिज डे, ये बड़ी अच्छे प्रभाव है और आप लोग रेस्पॉन्ड करिए। एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब है कि हर आदमी की किस्मत खुलती है, जिंदगी में एक बार सबका समय आता है। और हम बोलेंगे एवरी वन विल हैव गुड लक at some point in their lives। B option। I can't think straight, faced with a dilemma, except that the puzzle is too difficult for you, cannot think rationally due to being overwhelmed with emotion, ask for advice on a difficult problem। आई कांट थिंक स्ट्रेट यानी कि बहुत ही तार्किक तरीके से ना सोच पाना। कांट थिंक रैशनली, रैशनली का मतलब विद रीजनिंग, किस कारण से, जब आप बहुत ज्यादा ओवरवेलम्ड होते हो किसी भी भावना से। तो यहाँ काफी अच्छा जवाब मिल रहा है मुझे, वेल डन। किट्टी कॉर्नर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगा दो इसको।
Favorite place of cats, a place where ladies meet to party, a very small place, things located diagonally opposite each other। यहाँ देखिए, आपने किट्टी पार्टी का नाम तो सुना होगा, ठीक है, और वो जो किट्टी पार्टी होती है उसका इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक। राइट आंसर कुछ ही लोग करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। किट्टी कॉर्नर का मतलब थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट चीज, जहां चीजें एक दूसरे के अपोजिट रखी होती हैं। और यहाँ पर इसका मतलब कि क्वेश्चन नया है। क्यों संदीप जी बताइए भाई, सभी लोग बताएं, तभी तो गलत हो रहा है कई लोगों से। गीता गुड़िया डी, बहुत अच्छे, वेल डन गीता जी, क्या बात है। देवेश, द टेल इज वैगिंग द डॉग। हाँ भाई, द टेल इज वैगिंग द डॉग एकदम नया ही कोशिश है हमारी, क्योंकि पुराना आप कुंभ सीरीज तो एकदम आप डाइजेस्ट कर चुके हो। यस तो द टेल इज वैगिंग द डॉग। थैंक यू शालिनी जी। A situation where a small good thing makes everyone happy, the less important or subsidiary factor, person or thing demonstrate a situation, a person who is always happy to meet you। कम से कम 3 बार पढ़ना इसको। Every smaller task become important if the whole project is। अब आपके पास ये कहने के लिए समय नहीं कि मैं क्या पढ़ूं, टॉपिक रिवीजन करके आइए और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज करिए, खुद आपको पता रहता है। कोई लेस इंपॉर्टेंट अथवा सब्सिडरी फैक्टर है या पर्सन है जो डोमिनेट करता है किसी सिचुएशन को। यहाँ पर कई साथी सही हैं। सुनील जी हमारे बहुत ही शांत प्रिय व्यक्ति हैं और एकदम शांति से धीरे धीरे जब आप सही करते रहते हैं, बहुत अच्छे। स्वाति हैं, शालिनी हैं और भी साथी। तो यहाँ 11 नंबर में बोलना है। Stab someone in the back, praise someone, like someone secretly, betray someone, meet someone after a long time। पूजा सिंह बहुत अच्छे, आशा, सीमा, संदीप, क्या बात है। देखिए बता रहे हैं कि पूरी क्लास रिवाइज कर लेते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। देखो भाई, यहाँ पर रिवीजन का ही खेल होगा, मैं भी बता दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो सबके देखते ही सही हो जाएंगे, जैसे ये वाला। अब भाई स्टैब करोगे किसी की पीठ पर तो मतलब क्या है, धोखा देना। तो बिट्रे समवन सी, अंजलि तिवारी, राइट। शूट थ्रो, आंसर आना चाहिए और जिसका आंसर आ रहा हो सही लगातार 4-5 क्वेश्चन और उसको लग रहा हो कि मेरा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उसको करना क्या है, थम्स अप करना है फूल पत्ती के साथ। तो मैं क्या, पूरी क्लास का टेंशन मिलेगा। चलो भाई, शूट थ्रू, क्योंकि कभी कभी कोई मिस हो जाए तो माफ करिएगा। उद्देश्य हमारा किसी को इग्नोर करना होता ही नहीं, क्यों करेंगे भाई, आप सब बराबर हो। शूट थ्रू टाइमिंग की बात होती है। देखो, लीव टिपिकली टू एस्केप फ्रॉम और अवॉइड समवन और समथिंग। इसीलिए देखो, अभी मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने क्यों कहा कि शूट थ्रू का मतलब यही होता है, किसी को अवॉइड करना, अवॉइड समवन और समथिंग, किसी चीज से बचना। अगर आपका नाम आ गया रामू कुमार सामने तो क्यों नहीं लिया जाएगा। क्यों रामू जी, कहां से हैं आप, अयोध्या से ही हैं क्या, बताइए जल्दी से। एक रामू अयोध्या के हुआ करते थे। ये लोग बहुत बोलते हैं आजकल के मॉडर्न लोग, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अरे भाई, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी। इसका प्रयोग बताएंगे। यूज टू से दैट यू डू नॉट थिंक दैट समथिंग इज वेरी डिफरेंट, डिफिकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड। तब बोला जाता है जब आप ये कहना चाहते हो कि यार ये तो बहुत कठिन नहीं है भाई, ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। पास द बक, अच्छा वाला क्वेश्चन।
एग्जाम में आने लायक। अगर कोई ठीक ठाक आदमी पेपर बनाएगा तो वो रखेगा, और अगर वैसे बनाएगा तो कोई ना कोई पिछला ही उठा के रख देता है। देखो, पास दबक का सीधा मीनिंग समझ लीजिए, अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना। शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स। बहुत अच्छे, वेल डन, क्या बात है। पुल द प्लग। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए 15 नंबर में। अगर आपने प्लग बाहर निकाल लिया तो क्या होगा? ये प्रिवेंट कर रहे हो समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को होने से। देखिए, संदीप सुमन ये सही जा रहे हैं ना, ए वाले गलत हो गए। ए वालों को थोड़ा सा डांट पड़ सकती है। एज हाई एज अ काइट, intoxicated with alcohol, feel light after meditation, feel jubilant after victory, behave arrogantly। अच्छा क्वेश्चन है। भले ही पहली बार आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप सही कर सकते हैं। क्या बात है भाई, जो लोग सही कर रहे हैं, जितने लोग सी लगा रहे हैं, वो सब के सब एकदम गलत है। द राइट आंसर इज इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल। एक नाम दिखा होगा आपको, बहुत ही शांत रहती हैं, ज्यादा बोलती नहीं है, कोई चिल्लपो नहीं, लेकिन जवाब काफी अच्छा आता है। आशा रानी है ना। अब कई लोगों के सही आएंगे। एज हाई एज अ काइट, इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल। जब शराब का नशा होता है तो उसे कहा जाता है एज हाई एज काइट। क्यों? क्योंकि जब आदमी नशा करेगा तो पतंग की तरह उड़ता है। आप कौन क्या, अनादिकाल में, अब पता नहीं ऐसा लोग करते हैं कि नहीं, लोग पौआ पिया करते थे। जैसे किसी से झगड़ा करना है, गरियाना है, कहेंगे लाओ आज पौआ मंगाओ। गांव में ये होता था है? नेक्स्ट, फिर वो एक बार गाना में भी आ गया, पौआ लगा के आई, है ना। लेकिन आपको समझना है, पतंग की तरह आदमी उड़ने लगता है पीने के बाद। हाँ, वो चिकनी चमेली ने भी पौआ लगा के पतंग की तरह वो उड़ने लगी थी। बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत धांसू प्रकार का है भाई। कह रहा है रोज दैट ब्रिज व्हेन, सॉरी, रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। एकदम नया लेके आया हूं। हाँ देखो, जीवन में हंसते रहा करो, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, बहुत गुमसुम नहीं रहना है। और रही बात तनाव की, परेशानियों की, तो हर आदमी की जिंदगी में है। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। किसी समस्या से निपटना, व्हेन एंड इफ इट अराइजेज। डील विद अ प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ इट अराइजेज। कोई भी समस्या सामने आए, उससे निपटना है। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। एकदम नया और बेहतरीन। फिर भी हमारे कई साथी सही दे रहे हैं, स्वाति जी एंड अदर्स। नेक्स्ट, अभी आपका कॉल अटेंड ना कर पाए तो मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, है ना। व्यस्तता रहती है तो कभी कभी नहीं हो पाता अटेंड। इस समय काफी वर्क चल रहा है, थोड़ा प्रेशर है, मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग आप कब करते हैं? सीक्रेट विच इज नोन बाय एवरीवन। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं, वो सब के सब एकदम
गलत है। बी राइट। यूज टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नोज something but chooses to keep the identity of their inform and sorry सीक्रेट। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक समझ में आ रहा है। यूज टू इंडिकेट ये बताने के लिए प्रयोग किया जाता है दैट द स्पीकर नोज समथिंग बट चूज टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ दियर इंफॉर्मेंट। अच्छा, ये एक साथ होगा, इसको पास ले आओ, ठीक है। सीक्रेट, सूचना देने वाले का नाम वो गुप्त रखना चाहता है, तब आदमी कहता है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ये एक्सप्रेशन ऐसा है। यही तो मैं सोचूंगी इसमें गड़बड़ क्या है, आंट में इस चीटी कहाँ से आ रही है ना, ये ध्यान देना है। तो आप लोग इतना करेक्शन कर दीजिएगा, चाहे जितना करेक्शन हम करें कोई ना कोई कभी ना कभी मिस्टेक रह ही जाती है। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैग्स टू रिचेज, क्या गजब क्वेश्चन है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अर्न वेल्थ, टू con someone and become rich by taking away their wealth, used to describe a person's rise from a state of extreme poverty to one of great wealth, earn wealth or reputation by unfair means। थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई रैक्स। यहाँ पर आप 19 नंबर में अगर ऑप्शन लगा रहे हैं सी तो आप बिल्कुल सही। यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स राइज फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वन ऑफ ग्रेट वेल्थ। जब कोई व्यक्ति रैग्स, रैग मतलब चिथड़े, रिचेज मतलब लक्ष्मी, यानी एकदम गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ता है, तो आपको इस ईडियम का प्रयोग करना है। ओवर माय डेड बॉडी, ये कब बोला जाता है? Used to emphasize that one completely opposes something, be dead sure of something, feel afraid of something, or someone feel unhealthy and very weak। ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है। ओवर माई डेड बॉडी, कहते हैं कि मेरे मृत शरीर से होकर के गुजरोगे। यूज टू एम्फेसाइज दैट वन कंप्लीटली अपोजिट समथिंग। महात्मा गांधी ने एक जगह बोला कि अगर ये ऐसा हुआ तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। बोलते हैं लोग ना, तो वही तो है ये टंग इन चीक, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट। और अब हम आपके जवाब देखेंगे 21 में। इन एन आयरॉनिक और इनसिंसियर वे, बीइंग प्रैक्टिकल, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग हर्टफुल, बी गस्टी एंड स्पीक द अनप्लीजेंट ट्रूथ। 21। मैं देख पा रहा हूं कि आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं, डी भी लिख रही है गरिमा। प्रभु की इच्छा। अच्छा, हमको पता नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। या मंजूपुरा और मन्नू, दो नाम मुझे बहुत ही अच्छे लगे। द राइट आंसर इज ए। मतलब क्वेश्चन में दम था भाई, इतनी भीड़ में दो तीन लोगों को सही हो रहा है। टंग इन चीक, अब इन लोगों ने कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत की होगी, मानते हो ये बात कि नहीं? क्यों रमेश भाई, रामनाथ जी, सब बताएं। इन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की होगी कहीं ना कहीं किसी तरीके से। ऐसा तो है नहीं है कि जब पूरी दुनिया बही जा रही है ये सही जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि एक्स्ट्रा इन्होंने हार्डवर्क किया। देखो, टंग इन चीक, थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए। इन एन आयरॉनिक और इनसिंसियर वे, जब आपकी जबान, चीक मतलब कपोल, गाल, इसके अंदर होती है। जबान का काम है बोलना, और बोल नहीं रही है, अंदर ही है, तो मतलब कुछ आयरनिक हो रहा है, कुछ अंदर अंदर गड़बड़ चल रहा है। इनसिंसियर वे होता है। पेडल टू द मेटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Build something big by yourself, add more potential to an
already strong shield to drive very fast, push a person to perform to its extreme. भाई 22 में कितना अच्छा कैच कर रहे हो आप। मैं यही काम करता हूं, आई पेडल टू द मेटल। आपको पुश ही तो करते हैं कि आप परफॉर्म करें अपने एक्सट्रीम लेवल में जाकर के। तो डी ऑप्शन राइट है। lend your ear to politely ask for someone full attention, begging someone to listen to your grievances. When somebody is willing to hear your side of the story, call someone for severe scolding. 23, जब आप कहते हो लैंड योर ईयर, इसका मतलब आप विनम्रता पूर्वक कह रहे हो कि भैया ध्यान दो, यही कह रहे हो का ना। चलो बहुत अच्छे भाई का जी, यस, ये हुई बात। बी वाले तो गए काम से। रन आउट ऑफ स्टीम, लूज इम्पीटस और इंथुजियाज्म। अगर स्टीम ना बचे तो क्या होगा? टू कीप गोइंग इवन आफ्टर लूजिंग ऑल एनर्जी, हैव नो मोर फंड्स टू प्रोसीड एनी फर्दर, बिल्ड इंटरेस्ट एज यू गो अलोंग। क्वेश्चन अच्छा है और मैं देख रहा हूं कि लगातार हमारे साथी आशा रानी को छोड़ दिया जाए तो ए में लगा रहे हैं, सीमा भी ए में है, और अभी आंसर चेंज करना हो तो चेंज कर लो, ठीक है। बाद में मत कहना गया मैं तो ऐसा सोच रही थी कि मैं बी लगा लूं या और कोई आंसर, है ना। अभी चेंज करना हो तो एक चांस आपको दे रहे हैं, ठीक। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है उत्साह रहित, लूज इम्पीटस और एंथुसियाज्म। ए बिल्कुल सही है। अब सी लगाने से कुछ नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन अच्छा था। हाँ ये बहुत अच्छा, एग्जाम में देखिए चेंज नहीं होगा, ये पूजा जी ने बताया है, बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंस चेक होता है इससे। अच्छा कुछ लोग एग्जाम में भी चेंज कर देते हैं पूजा जी। वो करते क्या, पहले एक में थोड़ा सा रखेंगे, एक दो बार घुमाएंगे, फिर सोचेंगे नहीं 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 ये सी वाला है, ज्यादा सही लग रहा है। अभी कोई क्वेश्चन गलती से आपका ब्लैक एंड गलत हो जाए तो फिर दूसरा ना किया करो, ठीक, उसको छोड़ ही दिया करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसे बोलते हैं ना। अब इसका मतलब क्या? द क्लास फेलियर यूजुअली सरप्राइजेज एवरीवन विद सक्सेस इन रियल लाइफ। द यंगेस्ट चाइल्ड इज द मोस्ट मिस्chievous. द लास्ट टास्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर अ बिग प्रोजेक्ट। लास्ट इन ऑर्डर ऑफ मेंशन और अकरेंस, थोड़ा और देखिए, बट नॉट लास्ट इन इम्पोर्टेंस। कोई चीज अंत में आए लेकिन ऐसा नहीं कि महत्व में वो कम है, तब ये बोला जाता है। और डी आंसर बिल्कुल सही है, गीता जी राइट। गो बैली अप, यहां पर आपका जोरदार एग्जाम हो रहा है, ये समझ लो। गो बैंकरप्ट, स्लीप आफ्टर बीइंग वेरी टायर्ड, ईट फूड एंड रेस्ट, डाई अनएक्सपेक्टेडली। और मैं कहता हूं चाहे जितना पढ़ के आइए आप, जहां से पढ़ के आइए, लेकिन यहां सही जवाब दीजिए, बस हमको इतना मतलब है। गो बेली अप, जब हो जाती है बेली अप तो आदमी हो जाता है पागल। दिवालिया, पागल वाला मतलब दिवालिया। बैंकरप्ट, गो बैंकरप्ट, जितने लोगों का बेली हुआ अप वो हो गए बैंकरप्ट। पैसा खा खा करके बैंक का बेली, यानी वो अपने पेट को अप कर लिए। बस केवल समझाना उद्देश्य है, समझ आया। अच्छा इसमें कई लोग मरने मारने की बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में, है डाई अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से। पता नहीं इन्होंने क्या अपना लगाया होगा तुक्का, रब जाने, लेकिन याद कर लेना आप। अच्छा और एक चीज और ध्यान रखो, जिन चीजों को जियो पूरे विश्वास के साथ,
अब जब कोई ऐसे कहता है ना कि सर जी इतना पढ़ लें तो हो जाएगा ना, तो मैं एफिडेविट बना के तो दूंगा नहीं, लेकिन भरोसा रखो, जिसके साथ भी आप हो उसके साथ थोड़ा भरोसे के साथ रहा करो, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर इस प्रैक्टिस को आप अच्छे से करोगे, मैं आज बिल्कुल एकदम रिलीजियसली बोल रहा हूं, तो आपके अंदर वो एबिलिटी जरूर जनरेट हो जाएगी कि आप रियल एग्जाम में 100+ करके आओगे, और 100 टच करोगे तो कोई सिलेक्शन रोकेगा नहीं, ये पक्की बात जान लीजिए। और 110 वाला तो टॉप 10 में आ जाएगा, टॉप 20 में, टॉप 50 में आएगा। बस अभी दोबारा नहीं बोलूंगा इस मुद्दे पर, ठीक है। हाँ, अ शॉट इन द आर्म, डील डील लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपके पास रिव्यू का राइट है, इसीलिए तो हाई कोर्ट बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट बनाया गया, कि कहीं अगर आंसर गलत लगे तो आप, अभी तो आपके पास एक रिव्यू है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, विद प्रूफ चेंज कर लूंगा, ठीक है। अगर आपको इसमें भी लगे तो आप कोर्ट जा सकते हो, मान लीजिए मैं नहीं मान रहा हूं। वो ऐसे आप लोगों को सोच समझ के बनाया गया है कोर्ट वगैरह सब, है ना। भाई आयोग ने कहा कि ये है, आपने को नहीं, हम नहीं मानेंगे, तो चलो कोर्ट चलते हैं। अ शॉट इन द आर्म, याद रखना, अगर किसी की आर्म में एक शॉट दे दिया जाए तो बड़ा इनकरेजिंग हो जाता है, स्टिमुलस मिल जाता है उसे, उद्दीपक तिलमिला जाता है। अच्छा, डर बोले, ओ चलो तुम, कंफ्यूजन हो गया, मैं अपॉलजी फॉर इट। डर लग रहा है। कोई बात नहीं, हो जाता है पढ़ने में, ठीक है। मुझे लगा कि आपको डी आंसर लग रहा है, चलिए हो जाता है। तो आप यहाँ डी, डर की कोई बात नहीं, डर उसको ही लगता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। देखो एक बात ध्यान दो, बस बस केवल एक बार बोलूंगा कि देखो ऐसा है ना, कि अगर डर लग रहा है इट्स नेचुरल, और बिल्कुल डर ना लगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांस है, मतलब कुछ ओवर है। डर बुरी चीज नहीं है। योर नंबर इज अप, लीजिए, ऐसा छांट छांट के इडियम लाए हैं, लक्ष्मी जी नहीं है अभी क्लास में, ये थोड़ा ठीक बात नहीं, उनको भी रहना चाहिए इस बार। बिजी होंगी, बाद में देख लेंगे, बहुत पुरानी 2022 से साथ में है, और अच्छी तैयारी थी, नेट एट का भी अटेम्प्ट करती हैं, हो सकता है निकला भी हो। तो योर नंबर इज अप, बड़े ध्यान से आप जवाब दीजिएगा। व्हेन यू विन बाय बैटिंग ऑन योर लकी नंबर, द टाइम हैज कम, देखिए बी लगा रहे हैं आप लोग, द टाइम हैज कम व्हेन समवन इज डूम्ड टू सफर अ डिजास्टर। 28 वाले जितने भी साथी मेरे बी लगा रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। योर नंबर इज अप, द टाइम हैज कम व्हेन समवन इज डूम्ड टू सफर अ डिजास्टर। कहते नहीं तुम्हारा नंबर आ गया भाई, मतलब समय तुम्हारा आ गया है कि जब तुम्हारा दुर्भाग्य साथ चलेगा। व्हेन पिग्स फ्लाई, ये इडियम कब बोला जाता है? पिग फ्लाई तो कभी करेंगे नहीं, पिग जहां रहते हैं उसको स्टाई बोला जाता है, STY। ये फ्लाई कभी करते नहीं है। तो क्या ये डे ड्रीमिंग अबाउट फाइनेंशियल सॉरी फैंसीफुल थिंग्स, टॉक नॉनसेंस व्हेन इंटॉक्सिकेटेड है, another way of saying that every dog has his day, a way of saying that something will never happen। जब आप ये कहना चाहते हो कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो आप कहोगे when pigs fly, the right, cost an arm and a leg, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है,
और जब आपको उसकी कीमत अपनी आम भुजा और टांग दे के चुकानी पड़े तो बहुत महंगा होगा ना, वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ दिमाग आपका लग गया एकदम सही, रामनाथ जी एक के साथ, स्वाति, रमेश वर्मा, पूजा सिंह, अंजना रानी, आशा रानी, ये थे टॉप कमेंटेटर। ये क्वेश्चन एक बार शायद आया है और मैंने इसको पब्लिकली भी कराया है। वाइन एंड डाइन, get drunk about dinner, a place where both alcohol and food is served, live a hedonistic life when somebody is treated to an expensive। जनरल मीनिंग तो होता है वाइन मीन्स शराब और डाइन मीन्स भोजन, लेकिन इसका जब वास्तविक अर्थ जानने के लिए हम बीबीसी के संवाददाता से बात किए तो उन्होंने बताया कि इसका राइट आंसर डी होगा, when somebody is treated to an expensive meal। ठीक है, और मुझे कुछ कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद एक बार इस क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया था, बाद में उसको करेक्शन किया था, तो उस वजह से भी कुछ लोग अगर कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन अब दूर कर लेंगे। कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। हाँ, हम कह तो रहे हैं कि एक बार इसका आंसर गलत हो गया है, अल्टीमेटली मैं आंसर डी बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए देखो जो लगातार लगे रहते हैं उनका फाइनली गलत नहीं होता है। और वाइन का मतलब है अल्कोहल और डाइन का मतलब भोजन है, ठीक। लेकिन अब इसका जब रियल आंसर डी है तो डी लगा लीजिए और इस पर आप चिंतन मनन कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। कोई अगर डाउटफुल लगेगा तो हम लोग अमेंड कर लेंगे, है ना, लेकिन डी के साथ आप जाइए। टू एर इज ह्यूमन, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो जो कैंडिडेट लगातार जुड़ा रहता है फिर वो सही करता है। क्रॉस योर फिंगर्स, मुझे खुद याद आ रहा है कि एक बार इसका आंसर गलत चला गया था। माइंड में वो चीज स्ट्राइक करती है, ऐसा नहीं है। जब आप इस कुछ लिखते हो गलती होती है तो वहां अपने आप से कलम रुक जाती है कि यार। क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब क्या है? टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम, चीजें वैसी होंगी जैसा कि आप चाहते हो भविष्य में। डांस टू समवन्स ट्यून, ये तो खूब बोला जाता है, अरे भाई इशारों पे नाचता है? आर्ग्यू, डिले, डू व्हाट अदर्स वांट, बी एंगेज्ड इन एन एनर्जेटिक एक्टिविटी, इसमें तो ऑप्शंस ने हिला दिया। डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, नहीं हिलाया, नहीं, सही जा रहे हैं भाई। अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं, यही तो है, इशारे में नाचना, जो कहें वो करो, तो ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हिंदी में बोलते हैं कोई कोर कसर ना छोड़ना। इस बार आपको यही करना है इस एग्जाम में, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। लीव द पाथ halfway, not make enough efforts, turn everything upside down, try everything possible। लास्ट में 2 मिनट आपसे बात होगी, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल लगाते रहें और समय से हम लोग फ्री हो जाएं तो ही बात होगी। टू एयर डर्टी लाइन्स इन पब्लिक, अब डर्टी से आप समझ जाओ, अपनी प्राइवेट अफेयर्स को, गंदी बात को पब्लिक में कहना, यानी कि टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक आ चुका है कहीं ना कहीं, आपको ध्यान रखना। थ्रो इन द टॉवल, आप खुद बताइए, पढ़ाया गया है, गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। ड्रॉप समथिंग, फेस द
सिचुएशन, थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, एडमिट डिफीट। 36, गलती को स्वीकार करना, एडमिट डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टू डू हार्म एज डन टू यू, ये इसी सेंस में आता है। बाइट योर टंग, भाई डोंट बाइट योर टंग, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बी impossible to do understand to be understood, b get bruises in the mouth, stop yourself from saying something। जैसे आप कुछ कहना चाहो और ना कह पाओ तो क्या करोगे, टंग को बाइट करोगे, यानी कि अपनी जीभ को दांतों तले दबाओगे उसको कि नहीं नहीं बोलना नहीं है भाई, निकल रहा है। डी राइट। एज क्लियर एज मड, बहुत तेजी से आंसर आना चाहिए। 39 बिफोर यू, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे, वेल डन। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है, स्पीड मेंटेन, बहुत अच्छे। सी रिवील अ सीक्रेट, रहस्य का खुलासा करना। द क्रक्स ऑफ द मैटर, द लेसर इशू, अननोन पॉइंट, इंटरेस्टिंग थिंग, द क्रिटिकल। क्रक्स ऑफ द मैटर मीन्स होता है क्रिटिकल पॉइंट, क्रक्स क्रिटिकल। कुछ लोग गलत हो गए भाई 41 में। यही तो ध्यान रखना है। Four corners of the earth, from beginning to end, from the very beginning, from morning till night, from all parts of the world। विचार करने की बात है कि अर्थ के कितने कॉर्नर हैं, तो चार ही तो होंगे, तो यानी हो गया ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 42 में जो गलत कर रहे हैं उनको बधाई, लेकिन जो सही कर रहे हैं वो बताएं मुझे। जिसका सही हुआ वो हाथ ऊपर करे, रेज योर हैंड। यही तो ध्यान देना है, यही ध्यान देना है। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, in a sorry or humble state, be extremely weak, unable to act as desired, be in a dangerous situation, पता नहीं चलता कैसे समय गुजर जाता है। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, कैसी स्थिति में होना, बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। डी राइट। टू शेक ऑफ, टू डिनाउंस, टू गेट रिड ऑफ, टू रिकलेक्ट, टू पास। शेक ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ, बी ऑप्शन। 44 में कोई बी लगा रहा है, बहुत अच्छे। गोइंग ओवर वंस हेड, unable to take a decision beyond one's capacity to understand, unable to function as one used to, something one didn't expect। जब आप कहते हो कि ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, बी ऑप्शन राइट। फिर रामनाथ जी गलती कर रहे हैं आप, संदीप जी राइट हैं, और भी तमाम साथी, पूजा एंड सुनील एंड अदर्स, शालिनी, सब बी के साथ जा रहे हैं, सही है। आज रामनाथ जी बुरी तरीके से 2-3 क्वेश्चन गलत किए हैं आप, ठीक है, अच्छी बात नहीं। मैड एज अ हैटर, लीजिए टाइम। सुपरस्टिशंस, वेरी अपसेट, एक्सेंट्रिक, ओल्ड फैशनड।
मैड एज अ हैटर, इसका मतलब होता है सन की, एक्सेंट्रिक, सी लगाने वाले सही है। फीदर यू, फीदर यू नहीं होगा, योर ओन नेस्ट ये होना चाहिए। फीदर यू नहीं, फीदर यू ओन योर ओन नेस्ट। तो यहां पर 47 में मेक मनी अनफेयरली, विन अ कंपटीशन, बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, डिस्टर्ब अदर्स इन देयर वर्क। मेक मनी, धन कमाना, कौन कौन सही जा रहा है? ए वाले केवल सही है। बी एंड ओल्ड हेड, बी सुपरस्टिशियस, बी आउटडेटेड, बी क्रेजी, बी फुलिश। बड़ा अच्छा इडियम है भाई। क्यों शालिनी जी? कह रहा है कि बी एन ओल्ड हैट, मीनिंग बताइए मोहन। ओल्ड है ना तो प्रचलन से बाहर होगा, बी आउटडेटेड। यस, बहुत अच्छे। स्वाति, सीमा, धर्मपाल, गीता शर्मा, शैलजा सिंह, कमलेश, रीता मौर्य। रीता थोड़ा सा अपने आप को और धार दे दो तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ग्रीन थम, आपके रेस्पॉन्सेज के आधार पर मैं ये बोल रहा हूं, ग्रीन थम का मतलब क्या होता है भाई? टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, टू हैव टैलेंट इन पेंटिंग, टू बी एंग्री, टू बी एनवियस। एनवियस मतलब ईर्ष्या। तो जो आदमी का ग्रीन थम होता है, ग्रीन बोले तो हरा, तो बाग बगीचा बहुत पसंद करता है, गार्डनिंग करना। टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, टैलेंट होता है उसको। लास्ट में 1 मिनट बताएंगे बस। हेड इन द क्लाउड्स, टू बी वेरी टॉल, टू फील गिडी, टू बी वेरी लेजी, टू डे ड्रीम। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेड इन द क्लाउड का मतलब है दिन में स्वप्न देखना, टू डे ड्रीम। आपका हेड कहाँ है? क्लाउड में है, यानी कि दिवा स्वप्न देखना। तो भाई डे ड्रीम वाले राइट हो गए। अब बात केवल इतनी सी है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है किसी भी ऑब्जेक्शन के लिए। बात केवल इतनी सी है माय डियर कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं उनको अवॉइड कर नहीं सकते हैं। खासतौर से हमारी जो फीमेल एस्पायरेंट्स हैं, बहनें, उनके साथ बड़ी समस्याएं कुछ अलग प्रकार की भी होती हैं। शादी हो गई है, 2-3 साल से एग्जाम नहीं हो रहा, तैयारी करते करते, और इसी बीच में इफ सी इज इन द फैमिली वे, तो 1 महीना 2 महीना तो डिस्टरबेंस, और काफी काफी लंबा समय डिस्टरबेंस में जाता है। ऐसे भी कुछ केसेस आपके सामने आए होंगे कि आपकी पढ़ाई कहीं ब्रेक हो गई होगी। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं इस क्लास के माध्यम से कि आपने पढ़ा था, बीच में 6 मंथ का गैप भी हो गया है, और भी ज्यादा गैप हो गया, 9 मंथ का भी गैप हो गया, उसकी टेंशन छोड़ के यदि अभी आप प्रॉपर तरीके से 100% अपना दे रहे हो, तो पहले क्या लॉस हुआ उसको भूल जाइए। क्योंकि एग्जाम में वो अच्छा करता है जो लास्ट 1 महीने बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ काम करता है, जोशो जुनून के साथ, और एक रणनीति के साथ। क्लियर? बस इतना ही कहना था। ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों की रहती है ना, क्योंकि भाई फैमिली वाले कितने दिन वेट करेंगे, उनको अपना परिवार की भी चिंता रहती है। तो आप लोग मेहनत करिए और सारी चीज़ों को छोड़िए
जो गया समय तो गया, अभी जो है उसको यूटिलाइज करिए और अब एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। टेक केयर। 9 PM जरूर मिलिए। नहीं नहीं, स्कूल छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं रामनाथ जी, आपकी तैयारी सही है। स्कूल एक भी दिन के लिए ना छोड़िए। स्कूल छोड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा और ना छोड़ने से रुकेगा नहीं। ये डिसीजन कोई मैं नहीं कहूंगा, जिसकी तैयारी ठीक ठाक है उसको बिल्कुल स्ट्रेस लेना ही नहीं। राइट। मेरे तरफ से एडवाइस है कि जो स्कूल वगैरह कर रहे हैं आराम से करें। इसमें आप ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हो अपनी जॉब छोड़ करके। हंसते हुए पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। टेक केयर। सी यू। 9 PM जरूर मिलना है।